आइए आज एक ऐसे दौर की बात करते हैं जिसने हमारे इतिहास की धारा ही मोड़ दी। हम बात कर रहे हैं 1940 से 1942 के बीच के उस जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामे की जिसने भारत के संवैधानिक भविष्य की पूरी नींव हिलाकर रख दी थी। अब एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक ऐसा मिशन जिसे ब्रिटिश सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध में भारत का समर्थन पाने के लिए ही भेजा था, वो इतना बुरी तरह फ्लॉप कैसे हो गया। चलिए आज उन ऐतिहासिक तथ्यों और ब्रिटिश प्रस्तावों की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि क्यों भारत के लगभग हर राजनीतिक दल ने इसे सिरे से नकार दिया था। तो आज की हमारी इस चर्चा का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह को, फिर क्रिप्स मिशन की एंट्री, उसके प्रस्ताव, विफलता के कारण और अंत में वो वजहें जिनसे ये पूरा ऐतिहासिक गतिरोध पैदा हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह से। देखिए, इस पूरी कहानी का बेस 1940 के आखिर में तैयार होता है। उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने बोलने की आज़ादी पर काफी सख्त पाबंदियां लगा दी थीं। इसके जवाब में महात्मा गांधी ने एक बहुत ही संधी हुई रणनीति के तहत व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। ये कोई आम आंदोलन नहीं था, इसका प्रोसेस एकदम सेट था। सत्याग्रही पहले खुलेआम युद्ध के खिलाफ अपनी बात रखते और फ्रीडम ऑफ स्पीच की मांग करते, और अगर उन्हें तुरंत अरेस्ट नहीं किया जाता तो वो सीधे दिल्ली की तरफ कूच कर देते, जिसे हम दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इसका मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर था कि भाई राष्ट्रवादियों के धैर्य को उनकी कमजोरी समझने की भूल बिल्कुल मत करना। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूवमेंट कितना बड़ा था? 25,000। जी हाँ, मई 1941 तक लगभग 25,000 लोगों को सविनय अवज्ञा के लिए दोषी ठहराया जा चुका था। इस कड़ी में सबसे पहले गिरफ्तारी देने वालों में विनोबा भावे और उनके बाद जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नाम शामिल थे। अब आते हैं हमारी कहानी के दूसरे पड़ाव पर, यानी मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की एंट्री। तो हुआ यूं कि दुनिया भर में तेजी से बदलते हालातों ने ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा दी थी। 1940 के आखिर में सत्याग्रह तो चल ही रहा था, लेकिन दिसंबर 1941 में गेम पूरी तरह पलट गया जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। अब मित्र राष्ट्रों का ब्रिटेन पर भारी प्रेशर था और भारत पर जापानी हमले का सीधा खतरा मंडरा रहा था। इसी घबराहट में ब्रिटिश सरकार ने आनन फानन में मार्च 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेज दिया। उनका इकलौता मकसद था किसी भी कीमत पर युद्ध में भारत का सपोर्ट हासिल करना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्रिप्स मिशन आखिर क्या प्रस्ताव लेकर आया था। तो स्टैफर्ड क्रिप्स जब भारत आए तो उनके पास एक नया पॉलिटिकल ऑफर था। उनका मुख्य प्रस्ताव था कि भाई जैसे ही युद्ध खत्म होगा हम भारत को डोमिनियन स्टेटस यानी एक अधिराज्य का दर्जा दे देंगे और एक संविधान सभा बनाएंगे। सुनने में तो अच्छा लगता है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच था। एक शर्त ये थी कि जो प्रांत इस भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते वो अपना अलग संविधान बना सकते हैं। और हाँ, जब तक युद्ध चलेगा भारत की रक्षा का पूरा कंट्रोल ब्रिटेन के ही पास रहेगा। अब अगर इन प्रस्तावों की गहराई में जाएं तो इनका महत्व काफी बड़ा था। ये इतिहास में पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर ये माना कि भारत का संविधान बनाने का पूरा हक सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत ही खतरनाक था। वो जो प्रांतों को अलग होने का ऑप्शन दिया गया था ना, असल में उसने अनजाने में ही सही लेकिन भारत के बंटवारे का एक मजबूत ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा ऑफर होने के बावजूद ये मिशन फेल क्यों हो गया? इसका सबसे बड़ा कारण था दोनों पक्षों की सोच में जमीन आसमान का फर्क। कांग्रेस का स्टैंड एकदम क्लियर था। उन्हें चाहिए थी पूर्ण स्वतंत्रता, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि और देश की रक्षा व्यवस्था में एक असली हिस्सेदारी। लेकिन इसके ठीक उलट ब्रिटिश प्रस्ताव उसी पुरानी डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था, जिसमें रियासतों के नुमाइंदे शासकों द्वारा चुने जाने थे और रक्षा पर तो पूरा ब्रिटिश कंट्रोल ही रहना था। जाहिर है कांग्रेस के लिए ऐसा ऑफर मंजूर करना बिल्कुल नामुमकिन था। और बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं थी, बाकी राजनीतिक दलों की भी अपनी अपनी गंभीर चिंताएं थीं। मुस्लिम लीग ने एक अखंड भारतीय संघ का आइडिया ही रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें पाकिस्तान बनाने की कोई साफ गारंटी नहीं थी। उधर हिंदू महासभा और उदारवादी दल इस बात से खफा थे कि प्रांतों को अलग होने का हक क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ये तो सीधे सीधे राष्ट्रीय एकता पर प्रहार था। और सिख समुदाय, उन्हें इस बात का गहरा डर सता रहा था कि अगर ऐसा कोई भी विभाजन हुआ तो उनका अपना पंजाब उनसे हमेशा के लिए छीन जाएगा। तो आखिर में वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से बातचीत पूरी तरह टूट गई? जब देश के हर बड़े दल की तरफ से ऐसा कड़ा विरोध हो तो डेडलॉक या गतिरोध बनना तो तय ही था।
ऊपर से क्रिप्स का रवैया एकदम अड़ियल था, जैसे लेना है तो लो वरना जाने दो। उन्होंने शुरू में जिस राष्ट्रीय सरकार का सपना दिखाया था, वो बाद में सिर्फ वॉइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद के विस्तार तक सिमट कर रह गया। संघ में शामिल होने की जो प्रक्रिया थी, वो भी बहुत अस्पष्ट थी। और तो और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और भारत के वायसराय लिन लिथगो, ये दोनों ही पर्दे के पीछे से लगातार क्रिप्स के प्रयासों पर पानी फेरने में लगे हुए थे। इस पूरे पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन को आप महात्मा गांधी के उस एक मशहूर बयान से समझ सकते हैं। उन्होंने इन ब्रिटिश प्रस्तावों को एकदम सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि ये तो एक बाद की तारीख का चेक है, यानी अ पोस्ट डेटेड चेक। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बात की कड़ी आलोचना की कि ब्रिटिश सरकार भविष्य में भी वॉइसराय की निरंकुश शक्तियों को बनाए रखना चाहती है। अब इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर भारत के विभाजन की असली रूपरेखा 1942 के इस क्रिप्स मिशन में ही तैयार हो गई थी, तो क्या इस राजनीतिक गतिरोध को सुलझाने का कोई भी रास्ता नहीं था? या फिर हमारे देश का वो दर्दनाक बंटवारा इन्हीं वार्ताओं की विफलता के साथ ही तय हो चुका था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप जितनी बार सोचेंगे, इतिहास के उतने ही नए पन्ने खुलेंगे। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही।